हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होगे। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कराया है क्या कि बैलेंसिंग कराई थी पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को लेके कि उसके ऑक्सीकारक गुण की वजह से अगर हम किसी भी सब्सटेंस को उसके साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो ऑक्सीडाइज करके कैसे उनको किस में कन्वर्ट करता है। उसके बेसिस पे मैंने आप लोगों को थोड़ी बैलेंसिंग वगैरह सिखाई थी। जैसे कि SO2 SO3 SO4 में कन्वर्ट होता है आपका, कोई भी हाइड्रोकार्बन CO2 में कन्वर्ट होता है, H2S आपका सल्फाइड में कन्वर्ट होता है, कोई भी नाइट्राइट या नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड आपका किस में कन्वर्ट होता है, NO3 माइनस में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से I2 आपका I माइनस आपका I2 में कन्वर्ट होता है, Fe2 प्लस आपका Fe3 प्लस में कन्वर्ट होता है। इसके बेसिस पे थोड़े मैंने आप लोगों को काम भी दिया था। तो होप सो आप लोगों ने बैलेंसिंग की भी होगी, और अगर नहीं की होगी तो क्लास ख़त्म होते होते आप लोग अपना डाउट्स रखिएगा, और मैं आपको थोड़ी बहुत बैलेंसिंग में अगर डाउट कहीं होगा तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। आज वाली क्लास में हम कुछ बेसिक चीज़ें कवर करेंगे, ध्यान देना क्या क्या कवर करेंगे, तो पहले वही देख लेते हैं। आज वाली क्लास में मैं आप लोगों को एक तो बताऊंगा कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है, यानी कहने का मतलब है हमें क्रोमियम आयन डिटेक्ट करना। हमें क्या करना है, एक तो क्रोमिल क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट पढ़ना है, यानी कह सकते हो आप क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, यानी कहने का मतलब क्रोमियम आयन या क्रोमेट आयन इसमें प्रेजेंट होता है या नहीं। पहली बात तो ये। दूसरा बच्चों हमें पढ़ना है क्रोमियम Cr2O7 के क्या पढ़ना है, यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस का क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, यानी संरचना पढ़नी है। ठीक है, संरचना पढ़ेंगे। साथ साथ हमें यहाँ पे संरचना भी जानते हो आप लोग, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब कुछ बात करेंगे यहाँ पे। इसके उपयोग पढ़ना है बच्चों कि इसका उपयोग क्या होता है, और फिर इसके बाद हम लोगों को बात करना है किसका, मैग्नीज। मैग्नीज के रसायन की बात करेंगे कि मैग्नीज का मेन ओर क्या होता है, एक्सट्रैक्शन कहाँ से होता है। इसका एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों, वो है आपका KMnO4। उसकी बात करेंगे कि KMnO4 बनता कैसे है, और फिर इसके ऑक्सीकारक गुण की बात करेंगे। ऑक्सीकारक गुण की बात करेंगे। ऑक्सीकारक गुण के बाद फिर से वही सेम बात हमें KMnO4 के क्या करना होगा, संरचना की बात करनी होगी। संरचना के बाद हम बात करेंगे इसके उपयोग की। तो बेसिकली हम ये टॉपिक आज इतना क्या करेंगे, कवर करेंगे। ध्यान रहे, ये हमारा सबसे बेसिक काम होगा। वैसे हम इतने कंसेप्ट में अपनी पकड़ आज बनाएंगे, और वो आप लोगों का भी टारगेट होगा कि इस पूरे कंसेप्ट में आपको कहीं भी किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप मैसेज यहाँ पे कर देना या मुझसे पूछ लेना, जो भी करना होगा, लेकिन इतना आपको क्लियर आज का आज जरूर होना चाहिए। ठीक है, ऊपर से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम अब बहुत दूर है नहीं। चलो, तो ध्यान देना, स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण की, यानी क्लोराइड आयन की पहचान कैसे हो। क्लोराइड आयन के पहचान की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान देना K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण को गर्म करने पर CrO2Cl2 नारंगी लाल वाष्प निकलता है, यानी क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, कलर याद रखना, और बनता क्या है ये याद रखना। अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं क्या होती हैं बच्चों, यहाँ पे कह रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, और साथ में बनाता है क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड जब HCl से रिएक्ट करता है तो बनाता है CrO2Cl2। वाष्प को NaOH विलयन में से गुजारा जाता है, पीला विलयन यानी Na2CrO4 बनता है। स्टेप्स याद रखना क्या क्या कर रहे हैं हम, NaOH को CrO2Cl2 से जब रिएक्शन कराया जाता है यहाँ पे तो क्या बनता है, Na2CrO4 बनता है, यानी येलो कलर का सॉल्यूशन बनता है। इसके बाद CH3COOH से अम्लीकरण करने पर लेड एसीटेट बनता है। लेड एसीटेट मिलाने पर PbCrO4 का पीला अवक्षेप बनता है, यानी प्रेसिपिटेट बनता है। Na2CrO4 को अगर हम किसके साथ मिलाएंगे बच्चों, किसके साथ,
लेड एसीटेट के साथ तो PbCrO4 बनता है। ठीक है, यानी मरकरी, सिल्वर, लेड, टीन के क्लोराइड्स यह परीक्षण नहीं देते। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, अगर आपको क्लोराइड टेस्ट करना है कि कौन से साल्ट में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है या नहीं, तो आप बेसिकली क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट करते हो। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कराने से पहले सबसे पहला स्टेप होगा आपका कि सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा के आपको CrO3 बना लेना है। इसी CrO3 का जिस भी मतलब लाइक एसिड में जिसके साथ भी क्या होगा आपका HCl होगा, यानी उसमें क्लोरीन प्रेजेंट होगा, उसी के साथ आपको रिएक्ट करके CrO2Cl2 बना। और जब CrO2Cl2 आपका बन जाए तो उसका NaOH से रिएक्शन कराना है। NaOH के अगले स्टेप में आपको एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराना है, और एसिटिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, लेड एसीटेट से रिएक्शन कराना है, जिससे कि आपको क्या होगा यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, यानी अगर पीला और शेप बनेगा तो आपको समझ जाना है कि वहां पे क्या है, क्लोराइड आयन है, और अगर नहीं बनेगा तो नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी बात इसमें यह है कि मरकरी, सिल्वर, लेड और टीन के क्लोराइड्स ये परीक्षण नहीं देते, यानी इनमें अगर क्लोराइड आयन होगा भी तो भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। केवल इतनी बात आपको इस टेस्ट से ध्यान रखनी है। इसके बाद अब हम आगे चलें, ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे हमें बात करनी है H2O2 के साथ अभिक्रिया। अम्लीय माध्यम में CrO5 के कारण गहरा नीला विलयन बनता है, यानी अस्थायी विघटित होकर क्रोमियम सल्फेट बनता है। अगर यहाँ पे हम बात करें पहले तो K2Cr2O7 H2SO4 H2O2, ये क्या बनेगा, CrO5 और K2SO4 और 5H2। CrO5 H2SO4 से रिएक्ट करके फिर से क्या बनाता है, क्रोमियम सल्फेट बनाता है। कम अम्लीय माध्यम में क्रोमियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के कारण बैंगनी रंग दिखाई देता है। क्षारीय माध्यम में 30% H2O2 के साथ लाल भूरा यानी K3CrO8 डाई पेरोक्सो, या फिर आप कह सकते हो क्रोमियम ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड या ऑक्साइड बनता है, से क्रोमियम +5 अवस्था में होता है। ठीक है, वैसे तो आपको इसमें कुछ बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं रखा जाता, लेकिन ये बात याद जरूर रखना आप कि H2O2 से अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे अभिक्रिया कराते हो, तो H2O2 आपका एक हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 होती है। -1 होती है तो ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, जीरो में, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे आप इसे ऐसे याद रखते हो एक सिंगल स्टेप में कि K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, क्रोमियम सल्फेट Cr3+। ठीक है, मतलब ये खुद रिड्यूस हो जाएगा और H2O2 को आपके क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, O2 में। ठीक है, बाकी बैलेंसिंग आपका काम है, आप इसे बैलेंस करें। ठीक है, तो आई थिंक कोई दिक्कत ना हो तो आगे देखते हैं। यहाँ से ऐसा कुछ बहुत आपका खास नहीं पूछा जाने वाला। क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयनों की संरचना, ये भाई याद रखना, 1 नंबर MCQ वगैरह में आपसे जरूर पूछा। क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, क्रोमेट आयन इसकी एक चतुर्फली संरचना होती है। डाइक्रोमेट आयन एक कोने पर एक ऑक्सीजन परमाणु साझा करने वाले दो चतुर्फलकों से मिलकर बना होता है। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ बच्चों, वैसे तो आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, स्ट्रक्चर की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो क्रोमियम, क्रोमियम से एक डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन नेगेटिव, दूसरा ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं बच्चों, ध्यान रखना। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या बच्चों, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखते हैं और साथ में क्या देखते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि कितने आपके क्या हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। क्या देखोगे आप, सिग्मा बॉन्ड देखोगे और क्या देखोगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखो। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन दोनों को जब जोड़ लोगे तो जोड़ने से जो मिलेगा वो होगा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या। हाइब्रिड ऑर्बिटल की अगर आपको संख्या मिल जाती है तो आप उससे पता लगाते हो क्या, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब यहाँ ध्यान देना, हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो 1 पाई 1 सिग्मा होता है। यहाँ पे क्या होता है, 1 पाई 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड होता है तो 1 पाई होता है 1 सिग्मा होता है।
यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई। टोटल अगर कार्बन के चारों तरफ आप बच्चों देखोगे, कार्बन कह रहा हूं मैं, ये क्रोमियम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है आपका क्रोमेट आयन है, ये क्या है आपका क्रोमेट आयन है, CrO4 2 नेगेटिव क्रोमेट आयन है। चार आप देख रहे हो, 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है बच्चों कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो स्ट्रक्चर बच्चों इसकी कैसी होगी, चतुष्फलकी यानी टेट्राहेड्रल होती है। ध्यान रहे कैसा रहेगा, चतुष्फलक रहेगा यानी टेट्राहेड्रल रहेगा। और डाइक्रोमेट की अगर बच्चों बात करें तो डाइक्रोमेट में ध्यान देना कि डाइक्रोमेट में आपका ये जो आपका Cr है, यहाँ पे आप देख सकते हो चीजें कि ये आपका क्या है, Cr है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे आपका इंटरलिंक होता है, और इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। आप देख रहे हो एक क्रोमियम को अगर आप टारगेट करोगे तो एक क्रोमियम के चारों तरफ आपके 4 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे, और 4 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे, इसका मतलब ये भी क्या होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp3 होगा तो क्या होगा, इसकी भी संरचना आपकी चतुष्फलकी होगी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हो गई क्या, संरचना किसकी, क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन की। पोटेशियम डाइक्रोमेट के उपयोग क्या है बच्चों, इस बात पे थोड़ा ध्यान रखना है आपको, तो ध्यान देना। सबसे पहला है मात्रात्मक विश्लेषण, यानी मात्रात्मक विश्लेषण का मतलब होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस बच्चों। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है जब आपको कोई अननोन विलयन दे दिया जाता है कि उसकी सांद्रता आपको नहीं पता होती और उसकी सांद्रता आपको निकालनी होती है, तब उस केस में आप पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन का क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। वैसे आप लोगों का जब एग्जाम होगा, यानी कहने का मतलब आपके प्रैक्टिकल्स एग्जाम आएंगे, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का प्रैक्टिकल आपको आता है। यहाँ पे कोई भी अननोन यानी जिसकी सांद्रता आपको नहीं पता होगी विलयन की, वही दे दिया जाएगा और उसका परीक्षण करके आपको बताना होगा कि उस आपके विलयन की सांद्रता कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है। तो ध्यान रहे ये आपका यूज होता है कहाँ पे, मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। अपचायक कारकों जैसे ऑक्जेलिक एसिड, फेरस आयन, आयोडाइड आयन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बैलेंसिंग के साथ इनका समझाया भी है, आकलन करने के लिए एक प्राथमिक मानक के रूप में प्रयुक्त होता है। क्रोमियम यौगिक यानी रंजकों का निर्माण, यानी कहने का मतलब है आपका यहाँ पे रंजक बनाए जाते हैं इससे। क्रोमियम यौगिक कौन कौन से हैं, जैसे क्रोम एलो यानी PbCrO4 बनाया जाता है, क्रोम रेड PbCrO4 इंटू PbO बनाया जाता है, और क्या बनाया जाता है बच्चों, जिंक एलो यानी जिंक हाइड्रोक्साइड और जिंक क्रोमेट बनाया जाता है। चेगोसस यानी ग्रीन हरा यानी Cr2O3 बनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक हैं आपके, ये बनाने में इस्तेमाल होता है। औद्योगिक अनुप्रयोग इसका होता है कब, रंगाई, क्रोम टैनिंग, कैलिको पेंटिंग और फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। सफाई कारक के तौर पे भी यूज होता है बच्चों, यानी क्रोमिक अम्ल यानी K2Cr2O7 से बना एक उपयोग ग्लासवेयर की सफाई के लिए किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें ऑक्सीकारक, तो कार्बनिक रसायन में प्रयुक्त होता है। ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीकारक कारक के रूप में यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में यूज होता है। ब्रेथलाइजर परीक्षण यानी अम्लीकृत विलयन हरा हो जाता है जब एक नशे में धुत व्यक्ति सांस छोड़ता है अल्कोहल के ऑक्सीकरण के कारण। आप देखते हो कि जैसे ही लोग पी के गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो आप देखते हो कि वो हमेशा अपने हाथ में एक यंत्र लिए रहते हैं और कहते हैं कि भाई इस पाइप में फूंक मारो। उन्हें कैसे पता चल जाता है कि इन्होंने पी रखी है, तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, उसमें उन्होंने एक विलयन लिया है K2Cr2O7 यानी अम्लीकृत, अम्लीकृत मतलब एसिडिक K2Cr2O7 लिया रहता है। और जैसे ही वो उनसे फूंक मारने की बात करते हैं, यानी जैसे ही फूंक मारते हैं विलयन का रंग क्या हो जाता है बच्चों, हरा हो जाता है। और अगर विलयन का रंग हरा हो जाता है, इससे वो पता कर लेते हैं कि सामने वाले ने क्या कर रखी है, पी रखी, ठीक है, अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है। तो ये आपका क्या होता है, बैथलाइजर परीक्षण के लिए भी यूज किया जाता है। इतनी बात क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ध्यान देना, मैग्नीज का रसायन। अब हमें यहाँ पे बच्चों बात करनी है क्या, कि मैग्नीज का रसायन यानी
मैंगनीज एलिमेंट की बात करेंगे, इसका मेन सोर्स क्या होगा यानी एक्सट्रैक्शन कैसे होगा और इसका मेन कंपाउंड क्या होता है और आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों, समूह 7 का तत्व है ये। और भी अगर एलिमेंट की बात करें तो टेक्नीशियम और रेनियम है। ठीक है, टेक्नीशियम और रेनियम है। टेक्नीशियम आपका एक सिंथेटिक एलिमेंट है, ध्यान रहे। प्रचुरता की बात करें तो पृथ्वी की पपड़ी में यानी अर्थ क्रस्ट में 12वां सबसे प्रचुर तत्व है। यानी अगर आप अबंडेंस के मामले में देखोगे कि कितना पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में यानी पृथ्वी की पपड़ी में, तो वैसे ये 12वां तत्व है जो आपको मैंगनीज सबसे ज्यादा मिलता है। महत्वपूर्ण अयस्क की बात करोगे तो पाइरोलुसाइड MnO2 है और ब्रोनाइट Mn2O3 है और हास्मोनाइट Mn3O4 है। ये कुछ आपके और हैं यानी अयस्क हैं जहां से इनका क्या होता है, मेजर एक्सट्रैक्शन होता है। निष्कर्षण की बात करें बच्चों तो MnO2 को गर्म करके Mn3O4 में बदला जाता है। MnO2 Mn3O4 में गर्म करने पे बदल जाएगा। एल्यूमिनियम द्वारा फिर क्या कर लेते हैं बच्चों, अपचयन कर लेते हैं। एल्यूमिनियम इनसे क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे ही इनके आप क्या करोगे, एल्यूमिनियम डालोगे मोल्टन फॉर्म में, एल्यूमिनियम इनके ऑक्साइड को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा यानी विस्थापित कर देगा। और विस्थापित करते ही यहाँ पे प्योर आपका Mn मिल जाएगा। निर्वात आसवन द्वारा शुद्ध किया जाता है। विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण, विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण आप जानते हो। विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण में करते क्या है हम, जलीय MnSO4 और Hg कैथोड बनाते हैं, कार्बन का एनोड उपयोग करते हैं। अब आप जानते हो यहाँ पे कैथोड और एनोड लगा के वहां पे इनका क्या किया जाता है, एक जलीय विलयन MnS4 बना दिया जाता है और इसके बाद विद्युत अपघटन कर दिया जाता है। और विद्युत अपघटन में आपका कैथोड पे क्या होता है, आपको सारा धातु इकट्ठा होके मिल जाता है प्योर फॉर्म में, शुद्ध अवस्था। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया आपका क्या, निष्कर्षण का। उपयोग की बात करें बच्चों यहाँ पे तो मुख्य रूप से स्टील उत्पादन में यानी 95% अयस्क क्या होता है आपका यहाँ पे यूज होता है। मिश्र धातुएं जैसे फेरो मैंगनीज हो गया, पिगल आइसेन हो गया जहां पे मैंगनीज और 5% कार्बन है, बाकी आपका आयरन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका आप जानते हो 3d5 4s2 होता है बच्चों। क्या होता है, 3d5 4s2 होता है। ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करें बच्चों तो 3d5 और 4s में मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं, 7 हैं। इसका मतलब ऑक्सीकरण अवस्थाएं इनकी 0 से लेके कहां तक रहेंगी, 7 तक रहेंगी। +2 इनकी सबसे स्थिर और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है और ऐसा इसलिए क्योंकि 3d5 है और 4s2 है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा, d5 आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। और आपको पता है कि d5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक है, सबसे स्टेबल है, अर्ध भरा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रहे इस वजह से इनका +7 सबसे सामान्य और स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था है। +7 परमांगनेट प्रबल ऑक्सीकारक है यानी +7 अगर ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो ये एक कंपाउंड इनके एक यौगिक KMnO4 में मिलता है। इसमें इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है। और आपको पता है जब कोई भी तत्व अपने एकदम बिल्कुल उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो वो ऑक्सीकारक का काम करता है। ठीक है, तो KMnO4 भी एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह से काम करेगा। +4 और +7 भी क्या होते हैं आपके, स्थिर होते हैं। दिखाने के लिए तो 0 से 7 तक सारी दिखाते हैं, लेकिन इनमें से जो आपकी अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं अगर उनकी आप बात करोगे तो इनमें से +2 +7 और +4 ये 3 आपकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, अस्थाई रहती है, स्थिर रहती है, स्टेबल रहती है। ऑक्साइड और उनकी प्रकृति की बात करें बच्चों, इसमें कितने ऑक्साइड है, तो पहला ऑक्साइड है आपका MnO जिसका ऑक्सीकरण अवस्था +2 रहती है। Mn2O3 में +3 रहती है, MnO2 में +4 रहती है, MnO3 में +6 रहेगी, Mn2O7 में +7 रहेगी। आप लोगों को पहले भी मैंने समझा रखा है, क्या समझा रखा है कि जितनी भी निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो सब के सब क्या होती हैं, क्षारकीय होती हैं, बेसिक होती हैं। और जैसे जैसे आप बीच में जाओगे वो एम्फोटेरिक होती हैं यानी क्षारकीय भी होती हैं और अम्लीय भी होती हैं। जितना ही आप क्या करोगे, ऊपर की तरफ मूव करोगे यानी जितनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं होंगी वो आपकी कैसी होंगी, अम्लीय। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी।
मिश्रित ऑक्साइड की बात करें तो जैसे मैंगनीज मैग्निक ऑक्साइड की बात करें Mn3O4 है, MnO और Mn2 का संयोजन है। अगर आपसे कोई कहे कि Mn3O4 आपका क्या है, तो ये बिल्कुल यौगिक नहीं है, ये भाई मिश्रण है। किसका मिश्रण है? ये मिश्रण है MnO और Mn2O3, ठीक है, इनके संयोजन से Mn3O4 बनता है। ये बात क्लियर है? इसमें दो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं आपकी, +2 और +3। ठीक है बच्चों, तो यहां तक अगर क्लियर है आप लोगों का, तो अगला पार्ट देखते हैं, ध्यान देना। अगला पार्ट आ गया आपका क्या, इसका जो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि MnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। तैयारी की बात करें बनता कैसे है, ये बात ध्यान रखना, तैयारी आपसे पूछी जाती है प्रिपरेशन इसमें। तो यहाँ पे देखोगे आप ध्यान से, तो कह रहा पाइरोलुसाइट अयस्क। पाइरोलुसाइट अयस्क आपका जो था, यानी वो क्या था बच्चों, MnO2 था। MnO2 KOH और K2CO3 के साथ आप क्या करोगे, यानी O2 या ऑक्सीडाइजर जैसे कि NO3 की उपस्थिति में गलाओगे इसे। ठीक, आपको क्या करना है, इसे पाइरोलुसाइट जो अयस्क है KOH ले लेना या K2CO3 ले लेना। इनका कहने का मतलब है एक हार्की विलयन ले लेना, ठीक है, और साथ में क्या ले लेना, ऑक्सीजन ले लेना, या फिर उसकी जगह कोई ऑक्सीडाइजर ले लेना, ऑक्सीकारक ले लेना, मतलब जैसे KNO3, ठीक है, उसकी उपस्थिति में आप गला देना इसे। अब देखो दोनों चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे कि भाई MnO2 को KOH के साथ ऑक्सीजन के साथ ले लेना, तो ये बना लेगा K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट बनाएगा। ये क्या है बच्चों, ये है पोटेशियम मैग्नेट, पर मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट है। इसके बाद या तो आप दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप पाइरोलुसाइट और यानी MnO2 को आप K2CO3 के साथ ऑक्सीजन के साथ ले लेना, तो ये बनेगा पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। पर मैग्नेट में रूपांतरण करना है इसका। पर मैग्नेट में रूपांतरण करने के लिए आप क्या करोगे, K2MnO4 को Cl2 के साथ रिएक्ट करा दो, और जब रिएक्ट करा दोगे तो यहां बनेगा KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, और ये बन जाएगा आपका K, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे जो K2MnO4 है उसकी CO2 से रिएक्शन करा देना, CO2 से करा दोगे तो भी ये KMnO4 में बदल जाएगा MnO2 में और K2CO। ये बात ठीक है। ये दो तरीके हैं आपके यहाँ से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के। विद्युत अपघटनीय विधि से भी आप बना सकते हो, लोहे के कैथोड और निकल के एनोड डायाफ्राम का उपयोग कर। एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर विद्युत अपघटनीय बनाओगे तो कैथोड और एनोड का एलिमेंट याद रखना, तत्व याद रखना कि लोहे का कैथोड बनाते हैं, निकल का एनोड बनाते हैं और विद्युत अपघटन करा देते हैं। विद्युत अपघटन में KMnO4 सॉल्यूशन ले लेना, और जैसे ही लोगे आपका क्या होगा, यहाँ पे परमैंगनेट, यानी कहने का मतलब कि MnO4 2 नेगेटिव आपका MnO4 नेगेटिव में बदल जाएगा, यानी मैग्नेट आपका परमैंगनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ये है आपकी क्या प्रिपरेशन, ये तो आपको रटना ही रटना है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेगा जरूर, ठीक है। प्रिपरेशन, इतनी बात क्लियर है? तो आगे देख, अगर बच्चों यहाँ प्रॉपर्टी या गुण की बात करें तो इसका कलर जो होता है वो बैंगनी क्रिस्टलीय ठोस जल में काफी घुलनशील, ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी हो गई। अब घटन की बात करें बच्चों, अगर इसे गर्म करोगे आप परमैंगनेट को तो ये मैग्नेट और MnO2 और O2 में बदल जाता है, ये इसकी हीटिंग रिएक्शन हो। हार के साथ अगर रिएक्शन कराओगे पोटेशियम परमैंगनेट की तो भी ये मैग्नेट में बदल जाएगा और ऑक्सीजन में। कहने का मतलब है आप इसे इसकी गर्म यानी हीटिंग रिएक्शन गर्म करने पे क्या होता है, और क्षार के साथ यानी किसी आप बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनता है, ये दोनों रिएक्शन ध्यान रखना। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बनाता है, तो विस्फोटक Mn2O7 बनाता है। अगर आप MnO4 की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराओगे, क्या बनाएगा, Mn2O7 बनाएगा, और Mn2O7 आपका फर्दर क्या हो जाता है बच्चों, MnO2 में बदल जाता है और 3/2O2। प्रबल ऑक्सीकारक जैसे आपका क्या है, सल्फर हो गया, चारकोल मतलब कार्बन हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, ग्लिसरीन के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रहे क्योंकि ये बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक है। अगर इसको इनके साथ मिलाओगे ये एक क्या करेगा, विस्फोटक मिश्रण बनाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ऑक्सीकारक व्यवहार देखना है बच्चों, यानी बैलेंसिंग की बात हमें यहां भी करनी है। पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, क्षारीय माध्यम में
उदासीन माध्यम में और फिर अम्लीय माध्यम में, तीनों माध्यम में मैं आपको बताता चलूंगा इसकी रिएक्शन कैसे याद रखनी है और कैसे बैलेंस करना है। मैग्नेट वैसे बच्चों हरा होता है, MnO2 भूरा अवक्षेप में अपचयित हो। ये MnO4 की बात करें H2O के साथ अगर, तो ये MnO2 में बदलता है। ठीक है, ये क्षारीय माध्यम की बात हो रही है, यानी क्षारीय विलयन में। तो क्या होगा क्षारीय विलयन में, ये कि MnO4 परमैंगनेट यानी MnO4 माइनस, MnO4 माइनस बच्चों आपका, यानी ये क्या होता है आपका, बदलता है MnO2 भूरा अवक्षेप देता है। I माइनस को IO3 में, एथिलीन को एथिलीन ग्लाइकॉल में, बेयर का अभिकर्मक जिसे बोलते हैं, थायोसल्फेट को सल्फेट में ऑक्सीकरण करता है। तो ध्यान रहे I माइनस को किस में बदलता है, IO3 में बदलता है, और किसको, एथिलीन ग्लाइकॉल को बदलता है किसमें, एथिलीन को एथिलीन ग्लाइकॉल में बदलता है, थायोसल्फेट को आपको बदलता है किसमें, ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रहे उदासीन माध्यम में क्या करता है, उदासीन माध्यम में MnO2 में अपचयित हो जाता है कि MnO4 प्लस H2O किस में बदल जाता है बच्चों, MnO2 में बदल जाता है। ठीक है, तो ये तो इसके ऑक्सीकारक गुण की बात हो गई। अम्लीय विलयन में अगर बात करोगे यहाँ पे, तो अम्लीय विलयन में क्या होता है बच्चों, Mn2 प्लस रंगहीन में अपचयित हो जाता है, MnO4 माइनस आपका 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, Mn2 प्लस 4H2। तुल्यांक द्रव्यमान वैसे अणु भार और डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, वैसे मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपकी बात कर लेता हूँ, कुछ कुछ रिएक्शंस के साथ। मैंने जो पीछे भी रिएक्शंस में आप लोगों से बात की हैं, एक दो बैलेंसिंग पे हम काम कर लेते हैं। एक दो बैलेंसिंग पे अगर हम काम करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान रहे क्या क्या भाई, देखो अगर आप यहाँ पे MnO4 नेगेटिव लेते हो, इसके साथ मैं अगर क्या ले लूँ आपका, यहाँ पे कुछ भी ले लो आपको जो समझ आए। अगर सपोज करो आप चाहते हो कि सर यहाँ पे C2O4 2 नेगेटिव ले लो, अम्लीय माध्यम में ये रिएक्शन पूरी करके बता दो कि क्या होगा। अब बैलेंस कैसे करोगे, तो ध्यान देना, सबसे पहला काम जो मैंने आपको सिखाया है कि भाई MnO4 जो है वो बदलता किस में है बच्चों, वो बदलता है आपका Mn2। इसमें बदलता है बच्चों, Mn2 प्लस में बदलता है। अच्छा, यहाँ रहता क्या है, मीडियम आपका रहता है एसिडिक, और यहाँ पे साथ में आएगा क्या, H2। बैलेंस कैसे करेंगे बच्चों, सिखाया होगा आप लोगों को कैसे बैलेंस करते हैं, तो ध्यान रखना। MnO4 का पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, 4 2 जा 8 -1 कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे +7 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है बच्चों, +2 है। चेंज कितने का हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है 5 का, 7 से कितने में जा रहा है, 2 में जा रहा है, मतलब कितने का चेंज हो रहा है, 5 का चेंज हो रहा है। अब 5 का चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप साथ में क्या लिखना है आपको, 5 इलेक्ट्रॉन लिखना। 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिया आपने, 5 इलेक्ट्रॉन लिखते ही आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बच्चों, 4 है। क्या इधर कोई ऑक्सीजन है, इधर आप इसे क्या कर दो, 4H2O कर दो। 4H2O करते ही बच्चों ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 8 हो गए, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, 8H प्लस कर दो। तो ये वाला स्टेप आप या तो रट डालना या तो बैलेंस करना जरूर सीख लेना। क्या करना है कि MnO4 माइनस के साथ आपका 8H प्लस रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा, Mn2 प्लस रहेगा और 4H2। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है बच्चों, यहाँ पे है आपका CO4 2 नेगेटिव। बच्चों ये ऑक्जेलिक एसिड यानी ऑक्जेलेट है। ये क्या है बच्चों, ऑक्जेलेट है। ऑक्जेलेट है तो इसका मतलब ये होगा कि C डबल बॉन्ड O और O क्या है, ऑक्जेलेट है। ऑक्जेलेट वैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, आपका बदलता किस में है बच्चों, CO2 में बदलता। अब अगर ये CO2 में बदलता है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दो, CO2। अब इसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, 2 कार्बन है तो पहले बच्चों कार्बन बदल दो। यहाँ पे 2 कार्बन हो गया। अब ध्यान से देखना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कार्बन को आप ले लो x, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है, तो 4 इंटू में क्या हो जाएगा आपका, -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 4 इंटू में -2, और बराबर में क्या हो जाएगा, चार्ज कितना है, -2। तो ऐसे तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, क्या हो जाएगा आपका, 2x बराबर 4 2 जा 8 हो जाएगा माइनस का, और इसे दूसरी तरफ भेजोगे तो -2 + 8 क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा।
और x बराबर 3 हो जाए, 2 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 आ गया तो यहाँ पे आपको पता है कि ये कितना हो गया बच्चों, +3 हो गया। अब यहाँ तो +3 हो गया, यहाँ चेक करो कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे चेक करोगे तो ये +4, क्या है बच्चों यहाँ पे +4 है। अब आप ध्यान से देखना, +3 से +4 में एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो दो कार्बन, एक कार्बन के जाने पे एक इलेक्ट्रॉन का चेंज, दो कार्बन के जाने पे कितने का चेंज, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब आप ऑक्सीजन बैलेंस कर दो, देखो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करोगे, इधर 4 है और इधर कितना है, 2 है, तो आप इधर क्या कर देना बच्चों, 2 H2O ऐड कर देना। 2 H2O ऐड कर दोगे तो देखो 4 हाइड्रोजन हो गए, वही 4 हाइड्रोजन आप क्या कर देना, इधर ऐड कर दे, 4 हाइड्रोजन ऐड कर दिया। अब आपको क्या करना है बच्चों, ओवरऑल रिएक्शन के लिए, ओवरऑल रिएक्शन के लिए इन दोनों को जोड़ के लिख देना है, 8 4 12 हो गए, 12H+ हो गया, और यहाँ पे MnO4, एक सेकेंड ये गलती हुई बच्चों, क्या कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले में क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब लिखना, अब यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 चौक के 20 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आठे 16 हो जाएगा, 20 और 16 कितना हो जाएगा बच्चों, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ के लिखना, ये 36H+ हो जाएगा। अच्छा, MnO4 आपका नेगेटिव है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 लिख देना, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5C2O4 लिखना, और इसके बाद इधर इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, 2 से कर रहे हो तो 2Mn+ लिखना, और 5 से कर रहे हो तो 10CO2 लिखना, और यहाँ पे 8H2O, और ये 5 दूना 10, 10 और 18, 18H2। समझ गए होगे आई थिंक। ऐसे आपको क्या करनी है, बैलेंसिंग। इतनी बात क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी कोई भी दिक्कत होगी अगर आप लोगों को तो मुझे ज़रूर बता देना। और एक सबसे ज़रूरी बात बच्चों, यहाँ पे तुल्यांकी द्रव्यमान अगर आपसे निकालने के लिए कह दे कभी एमसीक्यू में, तो बहुत सिंपल सी बात याद रखना, अगर ये कहता है कि KMnO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होगा, तो आप सीधे कहना कि इसका तुल्यांकी द्रव्यमान इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में कितना चेंज आ रहा है, यानी इसका अणु भार निकाल लेना, के का, मैग्नीज का, ऑक्सीजन का, सबको जोड़ के क्या निकाल लेना, अणु भार निकाल लेना। और आप देख रहे हो कि +7 से +2 में जा रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, उसी से डिवाइड कर देना, ये इसका क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार हो जाएगा। किसी भी यौगिक का तुल्यांकी भार अगर निकालना हो, उस यौगिक का अणु भार लिखना, और उस रिएक्शन में आपका देखना कि कितने इलेक्ट्रॉन का वो चेंज कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज कर रहा है उतने से डिवाइड कर देना, वो उसका क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, तो आगे चले। क्या ये समझ आया आप लोगों को, बैलेंसिंग समझ आई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, जल्दी बताओ फिर आगे चलो। बैलेंसिंग में कोई दिक्कत है बच्चों, ठीक है, बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम आगे चल सकते हैं। ध्यान देना, पोटेशियम परमैंगनेट के उपयोग की बात करनी है। पोटेशियम परमैंगनेट के उपयोग की अगर बात करें बच्चों, तो ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक गुण क्या होगा, यानी प्रयोगशाला और उद्योग में एक ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसा कि आपके पोटेशियम परमैंगनेट की बात हो रही है। ऋणात्मक आकलनों में विलयन को पहले मानकीकृत किया जाता है, यानी अगर मात्रात्मक आकलन करना है आपको, तो हम वहाँ पे इसका यूज करते हैं, वही क्वांटिटेटिव एनालिसिस जैसे उसमें करते हैं। अम्लीय माध्यम बनाए रखने के लिए केवल H2SO4 का उपयोग किया जाता है, HCl का नहीं। ठीक है, H2SO4 का उपयोग करेंगे यहाँ पे, HCl का नहीं करेंगे, क्योंकि HCl करोगे बच्चों तो HCl को ये क्या करने लगता है, ऑक्सीडाइज करने लगता है, और फिर ये सही मात्रात्मक विश्लेषण नहीं देगा, इसलिए H2SO4 ही यूज किया जाएगा, ये बात ध्यान रहे। क्यों, क्योंकि आपको पता है HCl जैसे ही लेगा, HCl Cl- को Cl2 में बदलने लगे। HNO3 का उपयोग नहीं किया जाता, यह स्वयं एक ऑक्सीकारक के रूप में काम करने लगता है। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हो सकता है आपसे अगर क्वेश्चन पूछते कि H2SO4 की बजाय HCl और HNO3 क्या नहीं कर सकते इस्तेमाल, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। HCl करोगे तो वो ऑक्सीडाइज खुद होने लगता है, और HNO3 करोगे तो ये खुद ही एक ऑक्सीकारक का काम करने लगता है।
इसलिए इन दोनों को ना यूज करके H2SO4 का यूज करते हैं, वो भी डाइल्यूट। बेयर का अभिकर्मक है बच्चों, क्षारीय KMnO4 को बेयर का अभिकर्मक कहा जाता है। कार्बनिक रसायन में असंतृप्तता की जांच करने में प्रयुक्त किया जाता है। यानी आपको पता करना हो कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी अनसैचुरेटेड है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो वहां पे आप क्या करते हो, KMnO4 का यूज करते हो। सैकरीन हो गया, बेंजाइक अम्ल हो गया, और एसिटल्डिहाइड के निर्माण में भी हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। वैसे जब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे आप देखोगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसका उपयोग किया जाता है। गुणात्मक विश्लेषण में बच्चों हैलाइड हो गया, सल्फाइड हो गया, ऑक्जेलेट हो गया, इनका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कीटाणुनाशक और रोगाणु रोधक में भी इसको यूज करते हैं। जैसे एक बहुत तनु विलयन का उपयोग घाव धोने और मुंह के छालों के गरारे करने में किया जाता है। यानी बहुत बेसिक तरीके से देखा जाए तो इसके बहुत ही तनु विलयन की बात होती है बच्चों। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है, कंसंट्रेटेड कभी उठाएंगे नहीं इसे, तो तनु विलयन इसका घाव धोने या मुंह के छालों के लिए आप यूज कर सकते हो। कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका उपयोग। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? आई थिंक कोई परेशानी नहीं है किसी। अच्छा, अब आप लोग अपने डाउट्स बता दो, आप लोगों के अपने डाउट्स क्या हैं वो भी मैं ले लूं। बुक वगैरह में से कुछ क्वेश्चंस वगैरह किया हो आप लोगों ने, कुछ भी किया है बच्चों आप लोगों ने? क्योंकि डी ब्लॉक तत्व यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद आपका एफ ब्लॉक तत्व है बच्चों, और एफ ब्लॉक तत्व एक क्लास का काम है बस, अगली वाली में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं। इतने क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बीच में है और बाकी एक्सरसाइज में है, और थोड़े क्वेश्चन मैं दे दूंगा। अगर इतना क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लोगे तो एग्जाम में केवल इन्हीं में से आएंगे, बाहर से कुछ नहीं आना है। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन, रटे रटाए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा ढंग से आप तैयार कर डालो। अगर आपका पीछे का छूटा हुआ है तो आप सारी वीडियो देख डालो और नोट्स बना डालो प्रॉपर, ताकि एग्जाम टाइम में आप उन्हीं चीज़ों से रट के आराम से इस चैप्टर से पूरा पूरा स्कोर कर सकते। कोई दिक्कत। अब अपने डाउट्स बता दो आप लोग, मैं वो डिस्कस कर लो, फिर आगे चलो। क्वेश्चन किया आप लोगों ने? जल्दी बताओ बच्चों। नहीं किया है? बच्चों एक बात ध्यान रखना, इस क्लास में तो ठीक है, अगली क्लास से अब मैं जैसे ही क्लास खत्म करूंगा, मतलब आपकी 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी या 40 से 45-50 मिनट की, और उसके अगले 10 मिनट मैं आप लोगों को हर चैप्टर से रिलेटेड थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कराऊंगा। एमसीक्यू, असर्शन रीजन टाइप। यानी कम से कम आपके 10 क्वेश्चन, जितना मैं पढ़ाऊंगा उन्हीं में से आपके 10 क्वेश्चंस होंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। ध्यान रखना, हर क्लास के एंड पे ये डेली बेसिस के रूटीन में मैं आपको मतलब लाइक टारगेट दिया करूंगा। जो भी पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया है वो आप ध्यान रखोगे, उसी के बाद आगे काम चलेगा। एक ग्राफीय विधि का क्वेश्चन, ग्राफीय क्या है क्वेश्चन, आप मुझे भेजो तो। आज की क्लास में जितना आपने पढ़ा है ना, बस कुछ बातें आप ध्यान जरूर रखना। ठीक है, जो उपयोग हैं, इनके बनाने की विधियां हैं, और जो ऑक्सीकारक गुण हैं, और खास करके बैलेंसिंग, बैलेंसिंग से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि औसत दर या वेग क्या होता है?
ये क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ग्राफ है और आप बात कर रहे हो कि औसत वेग क्या होता है। ठीक है, चलो मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली औसत वेग क्या। जब आप एक ग्राफ देखते हो औसत वेग के लिए, तो आप यहाँ पे देखते हो उत्पादों की सांद्रता। यहाँ पे क्या लेते हो बच्चों? सांद्रता तो लेते हो, लेकिन किसकी लेते हो? उत्पाद की। पे आपने उत्पाद की सांद्रता ले रखी है और इस पे आपने क्या ले लिया है? समय ले लिया। ठीक है, इस पे सांद्रता ले ली। अब क्या होता है कि ऐसे केस में जब आप उत्पाद की सांद्रता लेते हो, तो उत्पाद की सांद्रता टाइम के साथ क्या होती है? बढ़ती है। देखो, जब आप कोई भी अभिक्रिया स्टार्ट करते हो तो ये होता है आपका अभिकर्मक। ये क्या होता है? अभिकर्मक होता है। अभिकर्मक आपका किस में बदलता है? उत्पाद में बदलता है। उत्पाद में बदलता है जब रिएक्शन शुरू ही नहीं होगी, जब टाइम बिल्कुल जीरो होगा, तो उस टाइम में उत्पाद की जो सांद्रता होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी रिएक्शन शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे उत्पाद की सांद्रता आपकी क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। तो ये वाला ग्राफ आपका किसको दिखा रहा है? उत्पाद की सांद्रता को दिखा रहा है। अब अगर आपको सपोज करो औसत वेग पता करना है रिएक्शन का, आपको क्या पता करना है? औसत वेग पता करना है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे डेल्टा पी अपान में डेल्टा टी। कैसे निकालोगे डेल्टा पी और डेल्टा टी? आप कहोगे कि मैं यहाँ पे 2 पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। 2 पॉइंट मार्क करके मैं क्या करूंगा? यहाँ पे चेंज क्या निकालूंगा? यहाँ पे चेंज निकाल। चेंज का मतलब किसमें चेंज? आप यहाँ पे मार्क कर लोगे, ये P1 हो गया, ये मार्क कर लोगे आप क्या है? P2। तो जो डेल्टा P होगा वो आपका क्या हो जाएगा? माइनस P1 हो जाएगा। आप इसे मार्क कर लोगे, ये आपका T1 हो गया और ये आपका क्या हो गया? T2 हो गया। और जो डेल्टा T हो गया वो आपका क्या हो गया? T2 माइनस T1 हो गया। यानी आपने ये देखा एक रिएक्शन में उत्पाद की सांद्रता कैसे चेंज हो रही है। 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, मतलब आप 10 मिनट के अंतराल में आप चाहते हो कि आपको इसका क्या मिले? औसत वेग मिल जाए। तो 10 मिनट के अंतराल में आप ये नोटिस करो कि सांद्रता में कितना चेंज आया है। देखो, इनिशियली था कितना, बदल के हो कितना गया। तो उस 10 मिनट में पहले आप सांद्रता में चेंज निकालो और टाइम कितना लगा, यानी T2 माइनस T1, वो समय अंतराल है। इन दोनों से अगर क्या करोगे? आप डिवाइड कर लोगे, भाग कर लोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? औसत वेग मिल। ध्यान रहे कैसे निकालते हैं? ये औसत वेग निकालते हैं, लेकिन किसके रेफरेंस में बताया मैंने? उत्पाद की सांद्रता के रेफरेंस में। अब अगर यही बात आपको किसके रिस्पेक्ट में करनी होती? अगर अभिकर्मक के रूप में करनी होती, तो आप ध्यान रखना, इस पे सांद्रता ले लेना। किस पे? इस पे सांद्रता ले लेना किसकी? अभिकर्मक की। अभिकर्मक की सांद्रता, अभिकर्मक की सांद्रता इस पे ले लोगे, तो अभिकर्मक की सांद्रता क्या होती है? कम होती है। आपको पता है ना कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है, अभिकर्मक की सांद्रता कम होने लगती है। जब जीरो होती है तो अभिकर्मक की सांद्रता मैक्सिमम होती है। जैसे सपोज करो आपको क्या करना हो, अब औसत वेग निकालना हो, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रेफरेंस में आपको बात करनी है? यहाँ पे आपको बात करनी है अभिकर्मक की सांद्रता। तो ये आपका क्या हो गया? P1 हो गया, ये क्या हो गया? P2। ये टाइम आपका T1 हो गया और ये टाइम आपका हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? औसत वेग निकाल। क्या निकालना है? औसत। तो आपने नोटिस किया कि जो अभिकर्मक था वो समय के साथ कितना खर्च हो रहा है। कैसे? कि भाई P1, यानी ये आप सपोज कर लो P1 कह रहा हूं, इसे अभिकर्मक ले लो, R1 ले लो और इसे R2। अब आपको क्या करना है? आपको निकालना है यहाँ पे डेल्टा आर। क्या निकालना है बच्चों? यहाँ पे डेल्टा आर, और यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे माइनस साइन लेते हो, आपको अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या लेते हैं? माइनस साइन। आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे R2 माइनस R1 और यहाँ लिखोगे आप T माइनस, ये क्या हो जाएगा? आपका औसत वेग हो जाएगा। मतलब कि जो आपका अभिकर्मक है वो समय के साथ कितना खर्च हुआ। आपने कहा कि मुझे इस T1 से T2 के दौरान औसत वेग क्या रहा रिएक्शन का, तो आप कहोगे T1 से T2 के दौरान सांद्रता में कितना चेंज हुआ है, किसके? अभिकर्मक।
अब अभिकर्मक इनिशियली सपोज करो आपका क्या होता है 10 किलो होता है, ठीक है, और आपका 10 मिनट बाद सपोज करो ये क्या हो गया 5 किलो हो गया, तो आप क्या कहोगे 5 माइनस, क्या करोगे 5 माइनस 10, तो क्या आएगा बच्चों -5 आएगा। इस -5 को +5 बनाने के लिए पहले से ही अभिकर्मक क्या क्या करते हैं माइनस ले लेते हैं, क्योंकि आपके रिएक्शन का जो औसत दर होती है वो कभी माइनस नहीं होती है, तो उस माइनस को भी प्लस हम बनाते हैं। इस वजह से आपके अभिकर्मक में हमेशा माइनस साइन लेके चलते हैं, और जो आपका उत्पाद के टर्म में जब आप निकालते हो तो उत्पाद में तो भाई क्या होती है सांद्रता बढ़ती है, तो वहां पे इन दोनों का जो अंतर आता है वो हमेशा प्लस ही आता है, इसलिए वहां माइनस लेने की जरूरत। इतनी बात क्लियर है? तो हम जब भी औसत दर निकालने जाते हैं किसी भी समय अंतराल में, तो उस समय अंतराल में हम उस अभिकर्मक या उत्पाद की सांद्रता निकाल लेते हैं, कितना चेंज हुआ है, उसी को उस समय अंतराल से डिवाइड कर देते हैं, तो औसत दर मिल जाती है। इतनी बात क्लियर है आपको? अंशु समझ आया? चलो, एक क्वेश्चन आपने और भेजा है। ये क्या होगी कि 1 मोल से प्रारंभ करने पर यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटा में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाए। ध्यान से समझ, इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है आर नाट, वो कितनी है 1 मोल है। अभिक्रिया पूरी हो गई कितनी 3/4, 3/4 पूरी। इसका मतलब आर जो होगा वो क्या होगा 1 माइनस 3/4 होगा। 3 हो गई, मतलब बचा हुआ कितना है वो लिखा जाता हमेशा, तो यहाँ कितना हो गया बच्चों 1/4 मोल हो, ठीक है, ये बची हुई सांद्रता है, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है कि वेग स्थिरांक की गणना कीजिए अभिक्रिया प्रथम कोटि की। अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, तो अगर आपने सीखा होगा तो आपने क्या सीखा है, के बराबर होता है 2.33, और यहाँ पे टी होता है, और यहाँ पे होता है लॉग, यहाँ पे होता है आर नॉट अपान में। इतनी बात तो आप लोगों को पता ही होगी। अब अगर केमिकल काइनेटिक्स का ये फॉर्मूला आपको पता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की यहाँ पे परेशानी होनी चाहिए, ठीक है। वेग स्थिरांक की गणना करना है आपको, और कह रहा है 1 मोल से यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटा में अभिक्रिया 3/4 पूरी हो गई, तो आप यहाँ पे टाइम 1 घंटा लगा है तो 2.303 रख दो, यहाँ पे 1 घंटा रख दो, और यहाँ पे लग दो लॉग, और आर नॉट की वैल्यू आपकी क्या है 1 है, और आर की वैल्यू आप रख दो क्या 1/4, और ये हो गया आपका। अब आप ये बहुत सिंपल केस हो गया, 2.303 हो गया, ये लॉग हो गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 को लिख देना 2 की घात, फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेना 303 गुणे 2 लॉग 2 हो जाएगा, ठीक है। मैं बात बता देता हूँ, जब a की पावर n ऐसे होता है लॉग में, तो n आगे आ जाता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो यहाँ पे, और दूसरी बात log 2 की जो वैल्यू होती है वो होता है, ठीक है, log 2 की वैल्यू 3 रख दो, और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर हो, समझ गए, ठीक है। तो ये तो आपका क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ही आप पढ़ते रहो, और डाउट्स वगैरह आपके होते हैं तो आप आराम से पहले मैसेज कर दिया करो आप लोग, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपके रहते हैं, और इसके बाद मैं आपको ऐसे ही क्लास के लास्ट में डाउट ले लिया करूँगा। चलो, तो इतना तैयार कर लो, अगली क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर के जितने बीच के क्वेश्चन और एक्सरसाइज के हैं वो सारे अटेम्प्ट करके आओगे, आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, ध्यान रखना। अगली क्लास में डिस्कस करके चैप्टर ख़त्म करेंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट भी कर। चलो ठीक है बच्चों, फिर बाय बाय।